चाहूंगा जोरदार एक्साइटमेंट के बीच माननीय एस वत्स, ओवर टू वत्स साहब। बहुत बहुत धन्यवाद Yes, सोनी जी, welcome, sir. थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पूरी महाराष्ट्र टीम का और पूरे हिंदुस्तान का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रकार से गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए। देखिए, ये इस बैनर्स की ताकत है कि हरियाणा का एक छोटा सा गांव, इतना छोटा कि आज भी वहां पे रोडवेज की बस नहीं जाती है, उस गांव से एक व्यक्ति होस्ट कर रहा है और दूसरा व्यक्ति एक स्पीकर के रूप में आपके बीच में आ रहा है। ये आरसीएम बिजनेस की पावर है, और ये पावर आपको ये बताती है, ये संदेश देती है कि आरसीएम बिजनेस में कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कितने भी छोटे शहर से हैं, कितने भी छोटे गांव से हैं, ढानी से हैं, आप अगर चाहें तो वहां पे आप अचीवर्स की एक लंबी लाइन लगा सकते हैं। और एंचरा खुर्द इस चीज का प्रमाण है, और हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट जींद वो इस चीज का प्रमाण है, जहां पे बहुत सारे अचीवर्स पैदा हुए और बहुत सारी जगहों पे हम लोगों ने इसको डुप्लीकेट किया है। आज का बहुत बड़ा दिन है। जर्नली एक प्रोग्राम में हम एक इमराल्ड या स्टार इमराल्ड से मिलते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में हिंदुस्तान के दिग्गज लीडर हैं। उस प्रकार का माहौल मुझे लग रहा है, जिस प्रकार की प्रमोशन, जितने बड़े अचीवर्स हैं, जिस प्रकार से एक मिनी एनिवर्सरी का प्रोग्राम होता है ना, तो उतने अचीवर्स को या तो हम लोग तब सुन पाते हैं, या इतने सारे लोगों को आज एक साथ हम लोग यहाँ पे सुनने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस प्रोग्राम को बिल्कुल आनंद लेते रहिए। और कई बार ऐसा होता है कि एक रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट में अगर फॉर एग्जांपल अगर दाल अच्छी बनती है ना, तो रेस्टोरेंट दाल के लिए बड़ा फेमस हो जाता है। तो रेस्टोरेंट मालिक पनीर कितना भी अच्छा बनाए, कोफ्ता कितना भी अच्छा बनाए, लेकिन डिमांड यही आती है कि यार दाल जरूर खाएंगे यहाँ पे आके। तो इन दिनों कुछ मेरे साथ में भी ऐसा हो गया है। मैं किसी टॉपिक की कितनी भी तैयारी कर लूं, लेकिन हमेशा मेरे को बोला जाता है कि आप विजन के ऊपर में जरूर बातचीत कीजिए। तो मैं उसी टॉपिक पे लेके आ रहा हूँ, विजन के ऊपर में बातचीत आपसे करना चाहता हूँ, जो मेरा एक फेवरेट टॉपिक बन गया है। अत्री साहब ने बोला कि सर आपने उस पर बातचीत करना है। जी हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ पूरी तरह से। और विजन एक्चुअली जिंदगी में बहुत जरूरी है, किसी भी काम में आगे जाने के लिए। वैसे तो हर जगह जरूरी है, लेकिन पर्टिकुलर आरसीएम की अगर हम बातचीत करें, आरसीएम बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं बना है जो इस महीने ज्वाइन करेंगे और अगले महीने अपलाइन को बोलना शुरू कर देंगे कि मेरा पैसा कब आ रहा है, अकाउंट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, 6 महीने हो गए, रॉयल्टी कहीं दिख नहीं रही है। आरसीएम बिजनेस उन लोगों के लिए बना है जो विजनरी हैं, जो 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद और 20 साल बाद उनको क्या मिल सकता है, कितनी इनकम आ सकती है, कौन सी गाड़ी आ सकती है, क्या लाइफस्टाइल हो सकता है, जो आज 10% के लेवल पे, 12% के लेवल पे ये सोच सकते हैं, उनके लिए आरसीएम बिजनेस बना है। और जो लोग इस मीटिंग में उपस्थित है, मेरा अनुभव ये कहता है कि उनके अंदर में विजन का बीजारोपण हो चुका है, उनके अंदर वो विजन का बीज है। मैं उस बीज को पानी देना चाहता हूं, कुछ हवा देना चाहता हूं, जिससे वो विजन और बड़ा हो पाए। और आपको आज मैं अगले 20 साल का दिखाने का प्रयास करूंगा। आरसीएम बिजनेस जिस तकनीक पे काम करता है, उस तकनीक को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग का हमारे देश में भविष्य क्या है, पहले उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, ये कहना है रॉबर्ट टी कियोसाकी का, जो एक बहुत बड़े राइटर हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी पूरी दुनिया में इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या परिवर्तन होंगे बिजनेसेस में, स्पेशली क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, वो उसके बारे में लिखते हैं। और दुनिया बहुत गंभीरता के साथ में उनकी बातों को लेती है। विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया में 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं, विजन, डायरेक्ट सेलिंग और इंडिया। तीनों के बारे में बारी बारी से बातचीत करते हैं। विजन की अगर हम बातचीत करें, विजन की डेफिनेशन ये है, ए विजन इज द मेंटल पिक्चर ऑफ द फ्यूचर। ये आपके भविष्य की एक मानसिक तस्वीर को हम लोग विजन कहते हैं। भविष्य में क्या होगा उसको आज देखना, उसकी आज एक तस्वीर देखना विजन कहलाता है। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं इस दुनिया में, उनके पास में सभी गुणों के साथ में ये गुण प्रमुखता के साथ में था
कि वो विजनरी लोग थे। और विजन का कहीं ना कहीं हमारी आमदनी से सीधा संबंध है। हमारे देश में सबसे कम पैसा वो लोग कमाते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, जिनको हम लोग दिहाड़ी वाले मजदूर कहते हैं। यानी वो सुबह काम करते हैं, सुबह से शाम तक काम करेंगे और शाम को उनको पैसा चाहिए। उनको अगर ये बोला जाए कि भाई एक हफ्ते बाद ले लेना, तो एक हफ्ते का वो नहीं, वो बोलते हैं नहीं जी आज ही चाहिए हमें। और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ शायद आपने काम किया होगा या ऐसे लोगों से आपने काम करा होगा। वो सबसे ज्यादा पैसा, सबसे कम पैसा कमाते हैं। उससे ज्यादा पैसा वो कमाते हैं जो साप्ताहिक वेतन प्राप्त करते हैं, उससे ज्यादा वो पैसा कमाते हैं जो मासिक वेतन प्राप्त करते हैं, उससे ज्यादा वो पैसा कमाते हैं जो एनुअल पैकेज पे काम करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में 1 साल का पैकेज दिया जाता है कि भाई हम 1 साल में आपको 20 लाख देंगे और ये 20 लाख ऐसे ऐसे हम आपको देने वाले हैं, या 50 लाख हम देने वाले हैं। यानी 1 महीने का फोकस नहीं है, 1 साल का फोकस है। और उससे ज्यादा पैसा कौन कमाते हैं? वो बिजनेसमैन कमाते हैं जो 2 साल 4 साल 5 साल का एक विजन रखते हैं, एक फैक्ट्री लगाते हैं, जमीन खरीदते हैं, मशीनें लेके आते हैं, मेन पावर लेके आते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं, फिर वो बिकता है कहीं पे जाके। यानी 5 साल के बाद भी कुछ आउटपुट मिलता है। और जो और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर हम टाटाज की बात करें, हम लोग अंबानीज की बातचीत करें, बिरलाज की बात करें, ये लोग 10 साल और 15 साल का विजन देखते हैं। आज जो काम करेंगे उस काम में 5 साल तक खूब पैसा बहाएंगे पानी की तरह, लेकिन 10 साल के बाद क्या मिल सकता है वो उनके दिमाग में बहुत क्लियर होता है। उसका रिसेंट एग्जांपल हमारे पास में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो स्टार्ट किया, पहले साल किया, पहले सालों की अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो भयंकर घाटे में था जियो, और उसके बाद में वो प्रॉफिट में आया। तो अगर हमें भी बहुत सारा पैसा कमाना है सर, तो वो सीधा सीधा हमारे विजन से जुड़ा हुआ है। भविष्य में क्या मिल सकता है उस पर फोकस करने से बात बनेगी। अगर हम हर महीने क्या बना उस कैलकुलेशन में अगर रहेंगे तो फिर शायद आरसीएम बिजनेस में हम लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया में, विजन के बारे में हमने बातचीत की। डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बातचीत करें तो जो गाइडलाइन की डेफिनेशन है, सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग की जो डेफिनेशन दी है उसको मैं अगर हिंदी में आपके सामने रखूं तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मार्केटिंग का तरीका है जिसमें हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उनको अपने घरों पे बुलाते हैं या उनके घरों पे जाते हैं। परमानेंट जो एक स्टेब्लिश सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम है, उससे अलग हटके ये एक अलग प्रकार का सिस्टम है जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के 2 मॉडल हैं। एक सिंगल लेवल डायरेक्ट सेलिंग जिसमें एक सेल्समैन जाता है और घर घर जाके अपना सामान बेचता है। एक है मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग मॉडल जो बहुत ज्यादा तेजी के साथ में पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है। तो हमारा जो मॉडल है वो है मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। इंडिया विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की क्या संभावना है उसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं और लॉजिक्स के साथ में बातचीत करूंगा। इंडिया इज एन आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग। पहला उसका कारण है 138 करोड़ पॉपुलेशन। हमारे देश में वैसे तो हम आंकड़ों के अनुसार तो दुनिया में दूसरे नंबर पे आते हैं चाइना के बाद में, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये तो ऑफिशियल आंकड़े हैं 138 करोड़ के। तो अनऑफिशियल आंकड़ों की अगर हम बातचीत करेंगे तो फिर हमने चाइना को बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया था। ज्यादा पॉपुलेशन मतलब बिजनेस की ज्यादा संभावना, क्योंकि प्रोडक्ट कौन यूज करेंगे? लोग यूज करेंगे। ज्यादा जनसंख्या होगी तो नेचुरली ज्यादा प्रोडक्ट का कंजम्पशन होगा, ज्यादा लोग होंगे तो डायरेक्ट सेलर ज्यादा बनेंगे। तो संख्या से सीधा सीधा संबंध है। जिस देश में ज्यादा जनसंख्या होगी वहां पे ये बिजनेस ज्यादा काम करेगा। यंगेस्ट नेशन, दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी, इसको माने 20 साल से लेके 35 साल के बीच की आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है। और ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्यों उपयुक्त है? क्योंकि युवाओं के बड़े सपने होते हैं। वो महंगा
फोन इस्तेमाल करना चाहते हैं, अच्छा लैपटॉप लेना चाहते हैं, गाड़ी जो है वो लग्जरी वाली चाहिए, उनको मारुति अल्टो नहीं चाहिए, उनको BMW चाहिए, उनको ऑडी चाहिए। बच्चों को गाड़ियों की हमारे से कहीं ज्यादा समझ होती है। तो जिसके बड़े सपने हैं, जिसमें जोश है, जिसमें एनर्जी है, जहां उस प्रकार की ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां पर डायरेक्ट सेलिंग ज्यादा चलेगा। तो ये दूसरा पॉइंट है जो हिंदुस्तान को आइडियल कंट्री बनाता है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। तीसरा पॉइंट है 54% इनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन। हमारे देश में 54% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। बेरोजगार का मतलब यह है कि उनके पास में न तो नौकरी है और न वो अपना खुद का कुछ काम धंधा करते हैं। दुनिया में अगर इसको हम तुलना करें कि हमारे यहां अगर 54% बेरोजगार हैं तो दूसरी जगहों पे कितने प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं, तो उसके लिए एक स्लाइड देखते हैं हम लोग। इस स्लाइड में पॉपुलेशन भी दी है कुछ देशों की और वहां का एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, यानी रोजगार कितने लोगों के पास में। आप अमेरिका को देख लीजिए, 33 करोड़ की पॉपुलेशन है, 71.4% लोगों के पास में रोजगार है। रसिया, ब्राजील, चाइना के आंकड़े आपकी स्क्रीन पे हैं। इंडिया की अगर हम बातचीत करते हैं तो 138 करोड़ की जनसंख्या के देश में मात्र 46.3% लोगों के पास में रोजगार है, यानी 54% लोग हमारे देश में बेरोजगार हैं। और ये बेरोजगार इसलिए नहीं है कि ये निकम्मे हैं, नालायक हैं, कामचोर हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, अपितु इसलिए हैं क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने इनको नौकरी करने के लिए प्रेरित किया। नौकरी संभव नहीं है हर आदमी को देनी, बिजनेस करना नहीं चाहते हैं, बिजनेस का एनवायरनमेंट नहीं है, लगता है कि बिजनेस में तो बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा अनुभव चाहिए, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी वाले लोग ही बिजनेस करते हैं। तो इस प्रकार की धारणाएं आज भी हमारे देश के लोगों के बीच में है, तो इसलिए 54% लोग बेरोजगार हैं। अगर इन 54% लोगों के पास में जाके एक RCM का डिस्ट्रीब्यूटर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विजन के साथ, पूरे तथ्यों के साथ में ये बता दे कि नौकरी से अच्छा विकल्प RCM बिजनेस है, तो ये 54% लोग आपके साथ में, मेरे साथ में, RCM के साथ में जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। बस उस कॉन्फिडेंस से इनके साथ में जाके बातचीत करने की जरूरत है। और ये 54% ही नहीं, जो 40% लोग रोजगार में हैं, वो लोग भी इस प्रकार, वो लोग भी ऐसे हैं कि उनके पास में जो है बहुत सारा पैसा नहीं है, वो भी कंप्रोमाइज वाली जिंदगी जी रहे हैं। तो वो मेरी हिंदुस्तान की 100% तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 90% आबादी RCM का डायरेक्ट सेलर बन के एक्टिवली काम कर सकती है और 100% पॉपुलेशन प्रोडक्ट यूज कर सकती है। मोस्ट सोशली बाउंड चौथा पॉइंट है, दुनिया में रिश्तेदारियां नहीं निभाते लोग। अमेरिका और यूरोप में अगर आप बातचीत करेंगे तो वहां पे शादियां नहीं चल पाती, 10 साल में तलाक हो जाता है। और हमारे यहां हम 7 पीढ़ियों की रिश्तेदारियां निभाते हैं, रिश्तेदारियों को बुलाते हैं। ये पॉइंट डायरेक्ट सेलिंग के फेवर में क्यों है? क्योंकि यहां हम लिस्ट बनाते हैं शुरुआत में, हमें लोग चाहिए, तो चूंकि हमारे रिलेशन इतने ज्यादा हैं, रिश्तेदारियां इतनी ज्यादा हैं, तो लिस्ट लंबी बन जाती है। प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमें कंज्यूमर मिल जाते हैं। तो सोशली फाउंडेशन इंडिया को आइडियल कंट्री बना देता है। और इसमें लास्ट पॉइंट ये है कि वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग के 2019 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का जो कारोबार था वो था 1,80,479 मिलियन डॉलर, जिसमें से हिंदुस्तान की हिस्सेदारी मात्र 2,477 डॉलर की थी, यानी बहुत कम है। पूरी दुनिया के कारोबार से हमारी हिस्सेदारी बहुत कम है। और कहीं ना कहीं ये चीज ये बताती है कि हमारे यहां पे बहुत बड़ा स्कोप है। इसको हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे हम। राइट, अगर हमने किसी भी चीज के भविष्य के बारे में जानना है तो हमें उसके थोड़ा पास्ट के बारे में पहले जान लेना चाहिए। तो पास्ट अगर हम लोग देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग का, तो पास्ट ये कहता है 1959 में अमेरिका से डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुआ। डायरेक्ट सेलिंग जब वहां पे स्टार्ट हुआ, बहुत सारी मनी सर्कुलेशन स्कीमें आई, पोंजी स्कीम्स वहीं से पैदा हुई कहीं ना कहीं, और गवर्नमेंट वहां पे स्ट्रिक्ट हुई। 1979 में फेडरल ट्रेड कमीशन ने
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक लीगल बिजनेस माना अमेरिका में, और उसके बाद पूरी तेजी के साथ में डायरेक्ट सेलिंग दुनिया में फैला। 1990 के बाद में कुछ विदेशी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को हमारे देश में लेके आई, और डायरेक्ट सेलिंग में चूंकि विदेशी कंपनियां आई, उनके प्रोडक्ट महंगे थे, उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट था इंडिया से, तो लोगों को ये लगा कि डायरेक्ट सेलिंग का जो ये काम है ना, ये अमीर लोगों का काम है, सामान बहुत महंगा मिलता है, तो आम आदमी डायरेक्ट सेलिंग से पीछे हो गया। लेकिन हम सबके गार्जियन रिस्पेक्टेड टीसी छावड़ा जी ने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत करके ये बताया कि आरसीएम बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस खास लोगों का बिजनेस नहीं है, ये आम लोगों को खास बनाने का बिजनेस है, और आरसीएम बिजनेस ने हिंदुस्तान को एक नई दिशा देने का काम किया। कुछ अपडेट देना चाहता हूं क्योंकि हम विजन की बातचीत कर रहे हैं, भविष्य की बातचीत कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी एसोसिएशंस बनी, और ये एसोसिएशंस तब एक्टिव हुई जब 2011-12 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक कठिन दौर से गुजरी। आरसीएम बिजनेस में हम लोगों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी और हम लोग उसमें जीत के बाहर आए। तो उस समय एक चीज पर्सनली मेरी समझ में आई कि अगर हमने आरसीएम को बचाना है तो हमें डायरेक्ट सेलिंग को बचाना पड़ेगा। वो दो लाइनें हैं कि घर सजाने का तसब्बुर तो बाद का है, पहले तो ये तय हो कि घर को बचाया कैसे जाए। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बचेगी तो फिर कंपनी हम बहुत बड़ी बना ही लेंगे, वो तो हमारे प्रोडक्ट में इतना दम है, हमारा सिस्टम इस प्रकार का स्ट्रॉन्ग है। डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन बनी, उसका फाउंडर प्रेसिडेंट बनने का मौका मुझे मिला, और हमने डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत वहां से की जब डायरेक्ट सेलिंग का कोई माई बाप नहीं होता था, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई जानता नहीं था। हमने आरटीआई लगाई, ये पूछा कि डायरेक्ट सेलिंग सही है या नहीं है, लीगल है या नहीं है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको देखती है। फाइनली बड़े लंबे प्रयासों के बावजूद हमने डिमांड किया कंज्यूमर फेयर मिनिस्ट्री के तहत, जब ये मंत्रालय ये इंडस्ट्री आई, कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी 24 अगस्त 2016 को, जिसमें रामविलास पासवान जी माननीय मंत्री मौजूद थे कंज्यूमर फेयर मिनिस्ट्री के। आप हेम पांडे सर को देख सकते हैं, आप जाकिर हुसैन जी को देख सकते हैं जो डायरेक्टर थे उस समय। और इसी मीटिंग में सामने वाली लाइन में टीसी छावड़ा जी बैठे हुए थे, क्योंकि इसमें हिंदुस्तान की गिनी चुनी कंपनियों के एमडीज को बुलाया गया था, तो उस नाते टीसी छावड़ा इस मीटिंग में उपस्थित थे, और डीएसटीडब्ल्यूए का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं भी इस मीटिंग में उपस्थित था। इस मीटिंग के बाद में 15 दिन के अंदर अंदर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन रिलीज हुई 9 सितंबर 2016 को, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए आशा की नई किरण लेके आई, हौसला बना और टर्निंग पॉइंट बना पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए 9 सितंबर 2016 की गाइडलाइंस के बाद में अब इसके ऊपर में कानून का दर्जे, कानून में हम लोग इसको लाना चाहते थे, तो हमने प्रयास किया। गाइडलाइन के बाद हम लोग बैठे नहीं, फॉलोअप किया, तरीके रास्ते ढूंढे, तो मालूम चला कि जो पुराना कानून था कंज्यूमर्स का, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बनाया गया था कंज्यूमर की रक्षा के लिए, अब वो पुराना हो गया था, चीजें बदल गई हैं, तो उसकी जगह एक नया कानून आ रहा है जो दोनों सभाओं में पारित हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल उसका नाम है। उस कानून के तहत डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन बन रही है, बार बार उसके बारे में मीटिंग्स हो रही हैं, इनपुट लिया जा रहा है, और लकीली मैं हर जगह में इन्वॉल्व हूँ। फिक्की की डायरेक्ट सेलिंग टास्क फोर्स में या मिनिस्ट्री की तरफ से जो इन्विटेशंस आते हैं तो उनमें हम लोग इनपुट दे रहे हैं, और बहुत जल्दी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूलिंग आपको दिखाई देगी, और रूलिंग आने के बाद में आरसीएम के लिए बहुत अच्छा ये होने वाला है, क्योंकि जैसे भी रूलिंग आएगी, सख्त रूलिंग आएगी, और आरसीएम बिजनेस ऑलरेडी चीजों को उसी प्रकार से प्लान करके चल रहा है। केपीएमजी और फिक्की की अगर हम लोग रिपोर्ट देखते हैं तो वो रिपोर्ट ये कहती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दोनों, केपीएमजी दुनिया की बड़ी फर्म है, फिक्की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस एसोसिएशन है, ये दोनों ये कहती हैं कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग का हिंदुस्तान में बहुत उज्जवल भविष्य है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों की समझ में अभी तक आरसीएम बिजनेस नहीं आता। शायद वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि किसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको एक पत्र लिखेंगे, पर्सनल
पत्र लिखेंगे और उसमें लिखेंगे कि भैया अच्छे दिन का जो हमने वायदा किया था ना, अच्छे दिन तभी आएंगे जब आप आरसीएम ज्वाइन करके काम करेंगे। या वो ये उम्मीद करते हैं सपने में किसी दिन भगवान आएंगे और उनको पकड़ के खिलाएंगे और कहेंगे कि भैया उठ जा, जग जा, आरसीएम में काम कर ले, किस्मत बदल जाएगी। अफसोस इस बात का है कि दोनों में से कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है। न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आएगा और न भगवान हर आदमी को जाके जगाएंगे। वो आपको माध्यम बनाएंगे। कोई व्यक्ति अपॉर्चुनिटी आपके पास में लेके आया है, तो अगर आपने उसको अपॉर्चुनिटी मान लिया और उस विजन को अगर आपने देख लिया, तो फिर आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है। कुछ आंकड़ों के बारे में मैं बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग विजन की बातचीत करते हैं, आंकड़े कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। और ये आंकड़े हैं WFDS से, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के, जो दुनिया की रेपुटेड और बिल्कुल एक सबसे ज्यादा विश्वसनीय एसोसिएशन है। उसके आंकड़े हैं 2019 के। पूरी दुनिया में किस देश का कितना कारोबार है वो बताया गया है, लेकिन हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। हम दो देशों के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम उस देश के बारे में बातचीत करेंगे जो इस समय दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पे है, और वो देश है अमेरिका, जिसका टर्नओवर था 2019 में $35,210 मिलियन का। और दूसरा देश हमारा हिंदुस्तान, जिसका टर्नओवर था $2,477 मिलियन का। अगर हम दोनों की तुलना करें तो अमेरिका बहुत आगे है हमारे से। पॉपुलेशन बहुत कम है उनकी, लेकिन टर्नओवर बहुत ज्यादा है। इस स्लाइड में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहां पे दिखाया गया है 3 ईयर्स CAGR। CAGR को बोलते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी पिछले 3 साल में किस देश की क्या स्थिति रही, ग्रोथ रही या नहीं रही, रही तो कितनी रही, माइनस रहा तो कितना रहा। तो पूरी दुनिया के हर देश का इसमें चार्ट दिया हुआ है, CAGR दिया हुआ है। तो अमेरिका का अगर हम CAGR देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स नीचे आइए, हाईलाइट मैंने किया हुआ इसमें, तो 3 साल का CAGR था -0.3%। और इंडिया का जो CAGR था 16.3%, और एरो का निशान ऊपर की तरफ है जो ये बता रहा था कि ये ग्रोथ में था। अमेरिका वाला माइनस की तरफ दिखा रहा है रेड कलर में। और ये दुनिया में ऑलमोस्ट हाईएस्ट है, 16.3% का CAGR। अत्री साहब इस भाषा को और अच्छे से समझते हैं क्योंकि वो मैथमेटिक्स के लेक्चरर रहे हैं। ये 3 साल में इतनी बड़ी ग्रोथ इसलिए आई क्योंकि एक आशा की पहली किरण इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को मिली गाइडलाइन के रूप में। जब रूलिंग आ जाएगी, जब रेगुलेटरी बॉडी बनने की हमारी डिमांड है वो हो जाएगी, तो शायद इससे और ज्यादा स्पीड के साथ में ये इंडस्ट्री हमारे देश में आगे बढ़े। हमने थोड़ा सा इसमें आगे काम किया, और हमने ये काम किया, हमने इस CAGR को ये माना कि सभी देश इसी CAGR से बढ़ेंगे जो 2019 में दिखाया गया। अमेरिका भी ऐसे ही जाएगा, इंग्लैंड भी ऐसे जाएगा, चाइना भी जाएगा, इंडिया भी ऐसे ही जाएगा। तो 2020 में आंकड़े बदलेंगे, 2021 में बदलेंगे, और 2037 आते आते हिंदुस्तान का टर्नओवर $37,528 मिलियन का हो जाएगा, और अमेरिका का टर्नओवर उस समय रहेगा $33,356 मिलियन का। बाकी चाइना, जापान का CAGR किसी का भी आप देख लीजिएगा, नंबर 1 पे 2037 में हिंदुस्तान होगा। क्या मतलब है इस चीज का जब हम नंबर 1 होंगे? क्या मायने हैं इस चीज के? $37,528 मिलियन का कारोबार हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करेगी। पिछले दिनों चैट विद सुरेंद्र वत्स में हमने एक महिला को बुलाया, रीमा वृद्धि। रीमा वृद्धि जी की बैकग्राउंड ये है कि वो लंदन में बैंक की नौकरी करती थी, बैंकर थी। वहां डायरेक्ट सेलिंग पहले से चल रहा था, तो उनको डायरेक्ट सेलिंग का विजन मालूम चला, और उन्होंने इतना बोल्ड डिसीजन लिया कि उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ी, लंदन से शिफ्ट होके वो इंडिया शिफ्ट हो गई, और इंडिया में आके उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग किया। उनका एक बहुत बड़ा नाम है, और उनका एपिसोड नंबर था 91। आपका विजन क्लियर होगा, आप जरूर, अगर आपने नहीं देखा देखिए। और इसका टाइटल था लंदन से डायरेक्ट सेलिंग तक का सफर।
मैंने रीमा जी से प्रश्न किया कि क्या इंग्लैंड में जो डायरेक्ट सेलिंग के बड़े लीडर्स हैं वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, हमने सुना है ऐसा? तो रीमा वृद्धि जी ने कहा कि वहां पे एक लीडर को अगर अपनी टीम की मीटिंग करनी है तो वो 5 स्टार होटल में नहीं बुलाता, वो अपने प्राइवेट जेट में उनको बुलाता है और 35,000 की ऊंचाई पे बैठ के वो डिस्कस करते हैं कि अगले महीने कैसे बिजनेस करना है। जब ये इंग्लैंड में हो सकता है और अमेरिका में हो सकता है तो हिंदुस्तान में तो और गुना संभावना है, क्योंकि हमारे पास में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, यंगेस्ट नेशन है, मोस्ट सोशली बाउंडेड है और 54% एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन है। तो आज मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आज आप आरसीएम बिजनेस को 2021 के चश्मे के साथ मत देखिए, आप आरसीएम बिजनेस को 2037 के नए चश्मे के साथ में देखिए आप। और अगर आप 2037 तक आरसीएम बिजनेस के साथ में टिके रहे, सिर्फ टिके रहे, कई बार क्या होता है ना, जब हम लोग आगे बस में ट्रेन में सीट नहीं मिलती तो हम लटक जाते हैं, और अगर लटके रहे ना, लटके लटके भी हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। अगर आपने मेहनत किया, सिस्टम पागलपन के साथ में काम किया तो अगले 2-4 साल में ही आप बहुत बड़ी बड़ी पिनों पे पहुंच जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं किया तो 2037 आते आते आप कम से कम स्टार रूबी पे तो चले ही जाओगे। बस इसके लिए आपको इतना करना है, लटके रहने से मेरी मुराद यह है कि आप 2,500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट जरूर खरीदिए, ताकि 7वें महीने आपको फ्री मिल जाता है। और इसका मतलब यह भी है कि आपके घर में डिस्प्ले वॉल होना चाहिए, ताकि लोग आपसे पूछें कि भैया ये सामान किस प्रकार का क्यों रखा है घर में सजा के। और लटके रहने से मेरा मतलब यह भी है, बस इतना सा, आपको अगर कोई ये पूछे ना कि भैया क्या करते हो, आप किसी शादी में गए, पार्टी में गए, किसी ने पूछा क्या करते हो, तो वहीं पे प्लान मत दीजिए, आप ये कहिए कि मैं वो करता हूं जो बहुत कम लोग करते हैं, और एक ऐसा काम करता हूं जो आने वाले समय में हिंदुस्तान में सबसे तेजी से बढ़ने वाला काम है। सामने वाला पूछेगा क्या काम है, तो आप अपना नंबर दे दीजिए कि भैया आप तो शादी में रसगुल्ले खाने आए हैं, मस्ती करो, बाद में फोन करना, बाद में मिलेंगे, बाद में बताऊंगा। बस इस प्रकार से अगर आप चलते रहे ना तो 2037 तक कंसिस्टेंसी लाइफ में बहुत जरूरी है, लगातार चलते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी के साथ में आप चलिए तो 2037 में हिंदुस्तान नंबर 1 हो जाएगा। इसके मायने ये हैं कि आरसीएम बिजनेस इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को लीड करेगा, क्योंकि इंडिया का सीएजीआर 16.3% है, तो आरसीएम का सीएजीआर उससे कहीं ज्यादा है। और आरसीएम बिजनेस को अगर हम लोग दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के साथ में अगर कंपेयर करते हैं तो आप पाएंगे कि आरसीएम बिजनेस की जो ताकत है वो ताकत किसी के पास में नहीं है। जो प्रोडक्ट आरसीएम के पास में, ऐसा प्रोडक्ट आप और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आरसीएम के पास है वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं देखना मिलेगा। टीसी छावड़ा जैसा विजनरी डायरेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मार्केटिंग प्लान इतना आसान है कि आम आदमी समझ सकता है, आसानी से समझाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम लोग बातचीत करें तो एजुकेशन सिस्टम है, कोर टीम है, कंपनी का ट्रेडिशनल मार्केटिंग का और डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है। ये सारी की सारी चीजें ये कहती हैं नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट, वी आर इन द बेस्ट कंपनी। और आप बेस्ट कंपनी में हैं, इसका श्रेय आप अपने आप को मत दीजिए कि आप बड़े बुद्धिमान थे, बड़े नॉलेजेबल थे, आपको आरसीएम को समझ में आ गया और आपने आरसीएम में आपने काम किया। मैं इसका श्रेय ऊपर वाले को देता हूं। हमारे अच्छे किस्मत थी, शायद अच्छे कुछ काम किए होंगे, उसकी वजह से हमें आरसीएम मिला है। क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे देश में 95% कंपनियां गलत तरीके से काम करती हैं, डायरेक्ट सेलिंग, महंगे प्रोडक्ट बेचती हैं, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हैं, और शुरुआत में जिसके सामने जो रखा जाता है ना वो उसी की जय करने लग जाता है। मेरे सामने 20 साल पहले अगर आरसीएम ने आके डब्ल्यूसीएम आता तो मैं डब्ल्यूसीएम की जय करने लग जाता।
तो हम सब लोगों को जो आरसीएम मिला है ना, तो ये ऊपर वाले की मेहर हमारे ऊपर में बरसी है, परमात्मा की कृपा हमारे पे बरसी है। इस प्रकार की अच्छी कंपनी के साथ में हम लोग जुड़ गए हैं।